ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? सबको बढ़िया एकदम। और बढ़ा दे भाई थोड़ी सी। तो आप सबको मेरा सुप्रभात, नमस्कार। और 3 दिन के ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली बार स्वामी जी हमने बात किया था अशुशिला के बारे में कि कैसे वे जोड़ों की हड्डियों के जोड़ों को ठीक करता है और कैसे कैसे जो कार्टिलेज के डैमेज थे वो ठीक होते हैं। उससे पहले हमने बात किया था अणु तेल के बारे में और इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में थोड़ा समझा था। तो आज हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगले आयाम की तरफ जाते हैं। ऐसा इन्फेक्शन जो मच्छरों द्वारा फैलता है और उसका बहुत कॉमन नाम है डेंगू। कुछ लोग उसको डेंगी भी को कहते हैं, कुछ डेंगू कहते हैं, डिपेंड करता है कि वो बौद्धिक क्षमता के किस लेवल पे अपने आप को मानते हैं। तो डेंगी और डेंगू दोनों चलता है। ये एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी है और एक स्पेशल टाइप के मच्छर हैं एडीज, जिनके बारे में आप सब लोग आजकल जानते हैं। वो इस वायरस को एक इंसान से दूसरे के बीच में फैलाता है। तो देन क्वेश्चन कम कि हमारे पास हमारी औषधियों में, क्लासिकल आयुर्वेदा में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो डेंगू वायरस या डेंगी फीवर से बचने में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो आज मैं ब्रीफली यही दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे हमने कुछ अलग एनिमल मॉडल्स बनाए और देखा कि डेंगू की जो फीवर है और डेंगू वायरस का जो इन्फेक्शन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने जानवरों को पहले डेंगी या डेंगू किया? हाँ स्वामी जी। और तो देखो, ज्वर के बारे में जो थोड़ा शास्त्र के बारे में जानते हैं, चरक, शोषो, धन्वंतरी, आयुर्वेद के बारे में जो थोड़ा जानते हैं, वाघ, भट्ट, अष्टांग, हृदय आदि, अश्विनी कुमारों के बारे में, अग्निवेश के बारे में, जो हमारे शास्त्र परंपरा में ऋषि मुनि हुए, सुषेण आदि वैद्य हुए। ज्वर प्रकरण बहुत बड़ा है। आयुर्वेद में पूरी दुनिया में करीब 200 साल पहले तक तो ज्वर के बारे में पता ही नहीं था। किसी को बुखार हो जाए तो यूरोपियन देशों में, अमेरिका आदि में खून निकालते थे। बोले इसके खून में गर्मी आ गई, खून निकाल दो, बताओ, ऐसे सोचते थे। बुखार का इलाज नहीं पता था। ज्वर चिकित्सा, फीवर की सबसे बड़ी चिकित्सा हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में। फिर उसके जो अलग अलग घटक आयाम हैं उनके ऊपर बहुत अनुसंधान किया है। इसके लिए भी विशेष अभिनंदन है कि अपनी प्राचीन ज्ञान को वैज्ञानिक आधार देने का काम पीआरआई में हमारे डॉक्टर अनुराग जी और उनकी पूरी टीम कर रही है। तो स्वामी जी, डेंगू के बारे में अगर हम देखें कि ये होता जनरली कहाँ पे है, तो कुछ लोगों ने ऐसा बेसिक रिसर्च किया है जो शायद आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अगर हम पूरे विश्व को ऐसा डिवाइड करें हॉरिजॉन्टली टेम्परेचर के वाइज कि 10 डिग्री टेम्परेचर ऊपर, 10 डिग्री नीचे, तो बीच का वर्ल्ड का एक ऐसा हिस्सा आ जाता है जो ट्रॉपिक्स के नाम से जाना जाता है। उस पूरे हिस्से में डेंगू सबसे ज़्यादा फैलता है। जो आप इस मैप पर देख रहे हैं, जहाँ लाल रंग के आपको जो कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं, वो डेंगू से प्रभावित होने वाले सबसे बड़े कंट्रीज़ हैं। उन देशों में सबसे अव्वल नंबर पे हमारा देश आता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइमेट ऐसी है जहाँ मच्छर आराम से डेवलप हो सकते हैं और इसकी वजह से ये एक बड़ी महामारी जैसी फीलिंग आ जाती है। आई थिंक स्वामी जी, कोविड से पहले डेंगू का ही बहुत सारा फियर रहता था कि डेंगू फैल रहा है, तो लोगों में उसका अपना डर था, उससे झेल पाना भी एक बड़ी चुनौती रहती थी। डेंगू के अगर हम सिम्टम्स की बात करें स्वामी जी, तो सबसे बड़ा इसका सिम्टम बुखार है। बुखार के साथ आंखों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, रक्त के थक्के बन जाना और उल्टियाँ आ जाना, जोड़ों में दर्द और हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। और ऐसे वाले जो भी सिम्टम्स हैं, इनका कन्फ्यूजन स्वामी जी साथ साथ रहता है चिकनगुनिया के साथ, क्योंकि चिकनगुनिया भी एक अलग वायरस से फैलता है। खाली अंतर यह है कि डेंगू के केस में प्लेटलेट्स का लेवल बहुत कम हो जाता है और चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द ज़्यादा रहता है। तो थोड़े थोड़े सिम्टम उसके कॉमन से होते हैं। फिर हम बात करते हैं टेस्ट आर्टिकल की, जिसका नाम है डेंगुनिल बटी। इसके अंदर 5 मेन कंपोनेंट हैं: गिलोय, एलोवेरा, पपीते के पत्ते, अनार के दाने और तुलसी के पत्ते। 5 मेन कंपोनेंट। ये पहले हम ऐसे बोलते थे, आप फ्रेश लेकर के इनको पी लिया करो। आपने देखा होगा 20 साल पहले भी मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बोला हुआ है। लोग उस समय मेरी मजाक उड़ाते थे। ये कोरोनिल तो बाद में बनाया, डेंगुनिल उसका पहले का, ये डेंगुनिल। हाँ हाँ स्वामी जी। और अब तो एक्चुअली बहुत सारी फार्मा कंपनी भी जो एलोपैथिक ड्रग्स बनाती हैं, वो भी पपीते के पत्तों के एक्सट्रैक्ट के गोलियां बना के बेचते हैं, जो डेंगू के टाइम पे धुआंधार बेचे जाते हैं। उनमें भी उनकी भी अपनी कॉस्टिंग और अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी चलती रहती हैं। तो स्वामी जी, हमने जो काम किया था, हमने एक्चुअली एक ज़ीब्रा फिश का मॉडल तैयार किया जो डेंगू वायरस से हमने इंड्यूस किया था, और ये हमने पेपर बायोमोलिक्यूल्स में पब्लिश किया स्वामी जी। हाँ। और ये लास्ट ईयर की हमारी रिसर्च है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ीब्रा फिश पानी में रहने वाला एनिमल है ऑफ कोर्स। अब उसे मच्छर कैसे काटेंगे, तो उस तक डेंगू कैसे पहुंचेगा और क्या उसमें वास्तव में डेंगू हो सकता है नहीं।
तो उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीके के अनुसंधान किए गए, कुछ अलग तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप किए गए। और हमने स्वामी जी इसमें क्या किया कि हमने ह्यूमन सैंपल लिए ऐसे मरीजों के जो डेंगू पॉजिटिव थे, और उनके सीरम से डेंगू वायरस को आइसोलेट किया या एनरिच किया, और वो डेंगू वायरस फिर हमने ज़ीब्रा फिश के अंदर इंजेक्ट किए। बीमार जो आदमी का सीरम था, उसको जिसको डेंगू हो रखा था उसका सीरम उसमें डाल दिया तो उसको हो गया स्वामी जी। उसने 7 दिन लगाए, और कुछ दिनों के और बाद उसमें डेंगू के सिम्टम्स आने शुरू हो गए, और फिर हमने सब वो पैरामीटर नापे जो डेंगू के कोरिलेटेड थे, और फिर उनको स्वामी जी हमने डेंगू नील देना शुरू किया। तो पहले एनिमल्स के अंदर हमने डेंगू का सिम्टम पैदा किए, और जब वो एनिमल डेंगू पॉजिटिव हो गए फिर हमने ट्रीटमेंट देना शुरू किया। और स्वामी जी हमारी ये जो औषधि है इसके 2 ट्रीटमेंट रिजीम है कि 7 दिन खिलाएं या 15 दिन खिलाएं। तो हमने स्वामी जी वो दोनों ट्राई किए कि 7 दिन में क्या इफेक्ट आ रहा है और 15 दिन में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये पूरी जो स्टडी प्लान है वो बेसिकली ऐसे ही था कि डेंगू इंड्यूस किया, फिर 7 दिन डेंगू नील बट्टी खिलाई, डेंगू इंड्यूस किया, और फिर 15 दिन डेंगू नील बट्टी खिलाई, और उसके बाद एनिमल्स को सैक्रिफाइस करके उनके अलग अलग पैरामीटर देखे गए। अब जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो एनिमल्स के अंदर डेंगू है उसका ह्यूमन डेंगू से कितना कोरिलेशन है, और वो एक थोड़ी सी बड़ी बात है। और वो ऐसा है कि डेंगू वायरस के जो मेन पैरामीटर है स्वामी जी वो हैं प्लेटलेट्स का कम होना। तो क्या हमने प्लेटलेट्स का लेवल एनिमल में कम होता देखा? हाँ स्वामी जी, हाँ, जिन जिन एनिमल में हमने डेंगू वायरस को इंजेक्ट किया था उन सब के सर्कुलेटिंग प्लेटलेट लेवल कम हो गए। और क्या वो प्लेटलेट के कम हुए लेवल वापस डेंगू नील पट्टी से नॉर्मल हो गए? स्वामी जी वो भी हमने पाया। और जैसे मैं हर बार बताता हूं कि डोज डिपेंडेंसी भी इसमें देखी गई। इसमें 2 पैरामीटर देखे गए, एक तो डोज डिपेंडेंट तरीके से प्लेटलेट्स का लेवल वापस आ गया, और दूसरा टाइम डिपेंडेंट तरीके से। जिन एनिमल्स को 15 दिन डेंगू नील दिया गया था उनका स्वामी जी लेवल और अच्छा हो गया था, और वो बेसल के बिल्कुल पास पहुंच गया था। तो ये स्वामी जी एक बहुत बड़ी बात थी कि हम देख पाए कि जो कार्डिनल साइन है बीमारी के, जो मेन कारण माने जाते हैं जिसके आधार पर बीमारी डिफाइन की जाती है, वो पैरामीटर नॉर्मल हो गया। और फिर स्वामी जी एक क्वेरी आती है कि अगर ऐसा है तो जो मछली के अंदर, फिश के बॉडी के अंदर, ज़ीब्रा फिश के अंदर डेंगू वायरस का लेवल है, क्या हम वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं? तो हमने उसके लिए स्वामी जी वो टेक्निक इस्तेमाल की जो आजकल बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, RT-PCR। तो RT-PCR तो लोग अब कोविड में समझे हैं, हम डेंगू के लिए भी RT-PCR किए, और ये डिटेक्ट करने का प्लान किया कि क्या हम वायरस का लेवल उन फिश के सीरम में नाप सकते हैं बाई RT-PCR। तो हमने स्वामी जी वो RT-PCR किया और पाया कि जो वायरस का सर्कुलेटिंग लेवल था फिश के अंदर वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुआ स्वामी जी। तो ये एक बहुत अच्छी फाइंडिंग थी। ये एक काम को ना बड़ी गहराई से करना पड़ता है, ऊपर से नहीं। आदमियों के तो ऊपर हमारा था, लेकिन लोग ना क्या कहते हैं, इसकी डोज को ना पूरा एक डोज को, टाइमिंग को बहुत उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, उससे जो है ना चीज़ों का पता लगता है। हमने 5-10 हज़ार तक जिनके प्लेटलेट पहुंच गए थे सुबह से शाम तक, डोज डिपेंडेंट तरीके से जैसे बोलते हैं ना, तो एक घंटे में हमने 2-2 चम्मच पिलाते रहे, 2-2 चम्मच, 3-3 चम्मच, जितना शरीर में जाए। एक दिन में 20-20 हज़ार प्लेटलेट बढ़ाए। पहले 5-10 हज़ार थे, रात तक हो गए 25 हज़ार, दूसरे दिन हो गए 50 हज़ार, और तीसरे दिन हो गए सीधे 1.5 लाख। ऐसे ये हमने रिसर्च किया वो आदमी पर। आदमी वाला रिसर्च तो मेरा है, जानवर वाला इनका है। जिसकी भी मान ली हो उसकी मान लेना। हाँ, जिनकी बुद्धि वहीं से जुड़ती है, कनेक्शन जुड़ने की बात है ना। कुछ कहते हैं जब तक एनिमल ट्रायल नहीं होगा तब तक हम मानेंगे नहीं। तो एनिमल ट्रायल, एनिमल मॉडल पर ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आदमी पर वो सारे एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते। एक्सपेरिमेंट करके फिर उनके एक अंग को ये काट पीट करके फिर देखते अंदर से लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम आदि पर कैसे कैसे क्या क्या असर होता है। तो ये सारे रिसर्च एक दवाई के नहीं, हर दवाई के कुछ इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, उनको फॉलो करके तैयार करते हैं। अब जैसे ये तो डेंगू नील की बात हुई, ये गिलोय पर, गिलोय भी इसमें असरकारी है। हाँ, अब गिलोय घनवटी एडवांस भी अभी बना दी है। ये सुदर्शन घनवटी भी इस पे काम करती है, ज्वरनाशक क्वाथ भी इस पर काम करता है। और ये सारी चीजों पर रिसर्च, दरअसल हर समय
कितने मॉडल चल रहे होते हैं भाई आपके? अभी राइट नाउ स्वामी जी हमारे पास 28 मॉडल चल रहे हैं इस समय 28 मॉडल चल रहे हैं, जोरदार अभिनंदन है। एक एक समय, फिर उसके अलग अलग पहलू हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके। एक बार हो गया, फिर दूसरा उसका पहलू ले लेते हैं, तीसरा पहलू, अलग अलग एस्पेक्ट्स है ना, उनको साथ में लेकर के काम करते हैं। तो एक तरीके से, एक तौर तरीके से चीजें नहीं चलती, अनेक तौर तरीकों को उसमें देखते। तो डेंगू नील में स्वामी जी हमने जैसा देखा था कि डेंगू वायरस का लेवल कम हुआ, प्लेटलेट्स कम हुए, उनको वापस हमने ठीक कर लिए थे। और जो दो और बड़े पैरामीटर हैं स्वामी जी, कि वो ये बताते हैं कि लिवर के अंदर किस टाइप के इन्फिल्ट्रेशंस हो रहे हैं। जो ऐसे सेल्स हैं जो डिजीज पैदा करते हैं, वो जाके लिवर के अंदर जमा हो जाते हैं। कभी कभी नंबर ऑफ आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स हैं स्वामी जी, वो भी जाके जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से लिवर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उस पैरामीटर को भी हमने नापा और देखा इन फिश के लिवर्स के अंदर, जैसा आपने बताया कि एक्सपेरिमेंट के अंत में हम एनिमल को खोल के लिवर बाहर निकाल लेते हैं, और इस केस में हमने लिवर साइटोलॉजी किया और साइटोलॉजी के साथ ये दिखाया कि जिन जिन एनिमल्स को डेंगू दिया गया, उनमें डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से ऐसे फिनोटाइप की भी रिकवरी हुई। तो वो अच्छे से लिंक हुआ। और दूसरा स्वामी जो एक बड़ा पैरामीटर है, जहाँ जो क्लिनिकली रेलिवेंट बहुत है, वो है हाथ पैर पे सफ़ेद और लाल चकत्ते पड़ जाना। जो डेंगू में बहुत कॉमनली पड़ता है। वो एक्चुअली अंदर से इंटरनल हेमरेज की वजह से होता है, शरीर के अंदर से अंदर से हेमरेज हो जाता है। वो जो ना, जो बहुत छोटी छोटी हमारी नस नाड़ियां हैं, उनमें ब्लड लीकेज हो जाता है, चकत्ते पड़ जाते हैं। हाँ, तो वो स्वामी जी हमने वो इन फिश में देखने का ट्राई किया। अब फिश के तो हाथ पैर है नहीं स्वामी जी, उनके फिन्स होते हैं जिन्हें पंख भी कहते हैं। तो जो फिन्स के टर्मिनल एंड है, जहाँ फिन खत्म होते हैं, वहाँ पे रेड स्पॉट्स आने शुरू हो गए उन फिश में जिसमें डेंगू वायरस का इन्फेक्शन था। फिर हमने उस एरिया को क्वांटिफाई किया, नापा और ये देखने का प्रयास किया कि जब हमने इनको अलग अलग डोज ऑफ डेंगू नील दिया तो क्या वो वापस रिकवर हुए या नहीं हुए। और स्वामी जी ये डेटा बहुत फैंटास्टिक था, क्योंकि उसने बताया कि स्वामी जी अच्छी रिकवरी आई थी। उनके जितने हेमरेज थे वो सब वापस नॉर्मल की तरफ हो गए थे। डेंगू और डेंगू के कॉम्प्लिकेशन स्वामी जी, तो सारे कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो गए।